हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था, हमने पूरा चैप्टर समझ लिया था। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। यानी आपको 2 उदाहरण बताने हैं। ठीक है, आपको क्या बताने हैं? 2 उदाहरण। आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं यातायात के साधन के। किसके? यातायात के साधन के। लैंड में, वाटर में और एयर में, यानी जमीन में, पानी में और हवा में आपको जो यातायात के साधन होते हैं उसके उदाहरण बता। तो अगर हम लैंड की बात करें यानी जमीन की बात करें, तो अगर हम जमीन की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपके कार, ट्रक, रेलवे या रेल, ये सब क्या है? आपके लैंड के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी जो आपकी जमीन पे चलने वाले यातायात के साधन। वहीं अगर हम बात करें वाटर यानी पानी की, यानी ऐसे साधन, ऐसे यातायात के साधन जो पानी में चलते हैं, तो इसके एग्जाम्पल है आपके बोट्स हो गए, शिप्स हो गए, यानी नाव और जहाज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें एयर की यानी हवा की, तो हवा से चलने वाले जो यातायात के साधन हैं वो आपके एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लैंड, ट्रेन एंड बस, यानी धरती या जमीन पे चलने वाले यातायात के साधन तो आपके क्या है? ट्रेन है और बस है। वाटर यानी जल में चलने वाले यातायात के साधन आपके शिप और बोट यानी नाव और जहाज है। वहीं हम अगर एयर की बात करें, वायु की बात करें, तो एयर में आपके हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जो होते हैं ये आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे कथन दिए जाएंगे, उसमें रिक्त स्थान होंगे, उनको आपको भरना है। तो आपका जो पहला कथन है या स्टेटमेंट है वो आपका ये है, 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर, यानी आपको ये बताना है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें 1 मीटर, जैसे कि हमने जब हम लेंथ के बारे में पढ़ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जब हम लंबाई का मापन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो आपकी लेंथ होती है यानी लंबाई होती है, उसकी जो यूनिट है, उसका जो मात्रक है वो आपका मीटर होता है। और हमने ये देखा था कि जो आपका 1 मीटर होता है यानी जो आपका 1 मीटर होता है वो आपके 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यानी जो आपकी ये स्टेटमेंट है, ये कथन है 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर, इसका जो आंसर होगा वो आपका 100 सेंटीमीटर हो। अब आपका जो अगला कथन है वो आपका ये है, 5 किलोमीटर इज डैश मीटर, यानी आपको बताना है 5 यानी 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो आप ये जानते हैं 1 किलोमीटर 1000 यानी 1000 मीटर के बराबर होता है। तो जब आपका 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो अगर हम 5 यानी 5 किलोमीटर की बात करें तो 5 किलोमीटर आपका
5 इंटू 1000 यानी 5 को आप गुणा करेंगे 1000 से तो आपके पास 5000 मीटर आ जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका 5000 मीटर होगा। तो ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आप 5 किलोमीटर की वैल्यू निकालें। अब आपका जो अगला स्टेटमेंट है वो आपका ये है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, यानी एक बच्चे की गति, एक जो आपका झूला होता है, झूले में किस प्रकार की गति होती है, यानी कि एक झूला है जिसमें एक बच्चा बैठा है और वो मोशन यानी गति में है। तो वो बच्चा जो झूले पे बैठा है उसकी गति किस प्रकार की होगी, यानी आपको गति का प्रकार बताना है। तो जब हमने स्विंग यानी झूले के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम झूले के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो आपका झूला होता है, जैसे कोई भी बच्चा झूले पे बैठा है तो जो झूला होता है एक फिक्स टाइम पीरियड पे आता है आगे, फिर वो पीछे चल जाता है, फिर वो अपना जो उसका प्रोसीजर है या जो उसका प्रोसेस है वो फिर से उसे रिपीट करता है, यानी फिर से वो दोहराता है। यानी जो आपका स्विंग होता है यानी झूला जो होता है, झूला जो होता है, जो आपका क्या होता है, झूला जो होता है, झूला क्या करता है, एक टाइम पीरियड में एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है, अपना काम कंप्लीट करता है, यानी आगे जाता है, फिर उसके बाद वो पीछे आता है, फिर वो आगे जाता है और फिर पीछे आता है, यानी वो जो उसकी प्रोसेस है उसको रिपीट करता है, दोहराता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्विंग होता है यानी जो झूला होता है जिसे हम झूला कहते हैं, वो आपका एक ऐसा मोशन, एक ऐसी गति दिखाता है जो दोहराती है, यानी जो रिपीट होती है, ठीक है, जो क्या होती है, रिपीट होती है। यानी जो आपका ये मोशन है ये रिपीट होता है और एक फिक्स टाइम पीरियड पे एक समय अंतराल के बाद वो अपने जो काम है उसको दोहराता है। यानी जो ये मोशन है, जो ये मोशन है ये आपका कैसा मोशन होगा, आपका पीरियोडिक मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन। यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, इसका आंसर जो है आपका होगा पीरियोडिक मोशन। अब आपका जो अगला स्टेटमेंट है वो आपका ये है, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज डैश, मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज डैश। यानी जो आपकी सिलाई मशीन होती है, जो आपकी क्या होती है, सिलाई मशीन होती है, उसकी जो सुई होती है, ठीक है, आपने उसकी सुई देखी होगी, सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो एक गति करती है, मोशन करती है, तो वो किस प्रकार का मोशन करती है ये आपको बताना है। तो अगर हम स्विंग मशीन की बात करें यानी सिलाई मशीन की निडल यानी सुई की अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो सिलाई मशीन की सुई होती है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद यानी एक समय अंतराल के बाद अपना प्रोसेस रिपीट करती है। यानी आप ये जानते हैं जो कि सिलाई मशीन की सुई होती है वो ऊपर नीचे होती है, यानी जब हम उसकी व्हील को घुमाते हैं, उसके पहिए को घुमाते हैं तो जो आपकी सुई होती है वो ऊपर नीचे मूव करती है। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो सुई जो होती है सिलाई मशीन की, ये एक फिक्स टाइम पीरियड पे यानी एक समय अंतराल के बाद अपना जो प्रोसेस है ऊपर नीचे वाला वो रिपीट करती है यानी दोहराती। इसका मतलब जो आपकी सिलाई मशीन होती है उसकी जो सुई होती है उसकी गति कैसी गति होती है, पीरियोडिक मोशन होती है। कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि ये एक समय अंतराल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है यानी दोहरा रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला स्टेटमेंट है यानी अगला कथन है वो आपका ये है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज डैश। यानी जो आपकी बाइसिकल होती है, जो आपकी क्या होती है, साइकिल होती, ठीक है, साइकिल होती है, साइकिल की जो व्हील यानी पहिया होता है, क्या होता है, पहिया होता है साइकिल का। तो आपको ये बताना है कि जो साइकिल का पहिया होता है वो कैसा मोशन यानी कैसी गति करता है, ये आपको बताना है। तो जब भी आप साइकिल चलाते हैं
तो आपने देखा होगा कि जो साइकिल का पहिया होता है वो गोल गोल घूमता है, यानी एक सर्कुलर मोशन करता है, यानी जो है वृत्ताकार गति करता है। तो अगर हम ये देखें कि आपका जो बाइसिकल का पहिया है वो गोल घूम रहा है, इसका मतलब है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो सर्कुलर मोशन आएगा, यानी जो आपकी वृत्तीय गति होती है वो आए। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से, Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो पेस होता है या फुट स्टेप होता है, यानी जो आपके पैर के जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे क्यों नहीं लेते, लेंथ की यानी जो लंबाई है उसके मानक मात्रक के रूप में, ठीक है, मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में हम क्यों नहीं लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम फुट स्टेप्स की बात करें, जैसे कि हमने जब हम ये पढ़ रहे थे कि जो आपकी प्राचीन सभ्यता थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, उसमें आपके जो आपके फुट स्टेप होते हैं, हैंड स्पैन होते हैं, इनका यूज किया जाता था लंबाई को नापने, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जो हर एक व्यक्ति होता है उसकी लंबाई अलग होती है, ठीक है, उसका साइज अलग होता है, जिस कारण उसके बॉडी के जो हर एक पार्ट है, यानी उसके शरीर के जो भी पार्ट्स है, जो भी भाग है, उन सब का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। यानी किसी व्यक्ति का अगर हाथ छोटा है तो दूसरे का उससे बड़ा हो सकता है, यानी सबका क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट का साइज अलग अलग है। तो अगर हम फुट स्टेप की बात करें तो सबके पैरों का जो साइज होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है, किसी के पैर बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो अगर हम फुट स्टेप को एक मानक मात्रक के रूप में लेंगे तो हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी बड़े आदमी के पैरों से किसी लंबाई को नाप रहे हैं तो वो उससे क्या होगा, उसके पैर लंबे हैं, तो यानी अगर वो 2 फुट स्टेप लेता है, यानी 2 फुट स्टेप लेता है, तो वो ज्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में, ऐसे व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसके पैरों का साइज कम है यानी छोटा है। तो यानी हर एक व्यक्ति या पर्सन टू पर्सन जो है आपका जो है पैरों का जो साइज है वो बदलता है या वैरी करता है, यानी जो छोटा व्यक्ति है उसके छोटे पैर होते, बड़ा है उसके बड़े हैं। तो यानी हम इसको एज अ स्टैंडर्ड यूनिट या मानक मात्रक के रूप में हम इसको नहीं ले सकते। तो यही कारण है कि हम फुट स्टेप को जो आपका फुट स्टेप होता है उसको मानक मात्रक के रूप में नहीं लेते। तो इसका जो आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पेस और फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी जो आपके फुट स्टेप होते हैं, पेस होता है, उसको आप कभी भी मानक मात्रक के रूप में यानी लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो आपका फुट स्टेप होता है वो हर एक व्यक्ति पे वेरी करता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो इंसान लंबा होगा, जिसके पैर बड़े होंगे, तो उसका जो फुट स्टेप होगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा इंसान होगा जिसके पैर छोटे होंगे उसके लिए फुट स्टेप छोटा होगा। यानी ये एक जैसा नहीं है सबके लिए, इस कारण हम इसको मानक मात्रक या स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे नहीं लेते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। यानी आपको इन लेंथ को, इन लंबाइयों को इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड के इंक्रीजिंग लेवल के रूप में, यानी छोटे से बड़े इस सीक्वेंस में आपको इन लेंथ को लगाना है। तो अगर हम बात करें लेंथ के, जो आपकी यूनिट होती है मात्रक, वो हमारी मीटर होती है, जिसे हम एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यानी मानक मात्रक के रूप में लेते हैं। तो अगर हम बात करें आपके लेंथ की, तो अगर हम लेंथ की बात करें तो आपका जो मीटर है वो स्टैंडर्ड यूनिट,
ठीक है, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट। तो सबसे कम जो हम इसमें नॉर्मली लेते हैं वो आपका मिलीमीटर होता है। तो जो आपकी मीटर होता है, मीटर क्या है, एक मानक मात्रक है आपकी लंबाई का, यानी लेंथ का एक स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हम मीटर की बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मली आमतौर पर हम मिलीमीटर को सबसे छोटी यूनिट मानते हैं मीटर, यानी सबसे छोटी जो है इस सीक्वेंस में, छोटी से बड़ी के सीक्वेंस में मैंने मीटर की जो यूनिट्स है इनको आपको लिखा है जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो सबसे छोटी आपकी मिलीमीटर है, फिर आपकी सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर आपकी मिलीमीटर से बड़ी यूनिट है, फिर इससे बड़ी आपकी डेसीमीटर है, फिर मीटर है, फिर डेकामीटर है, फिर हेक्टोमीटर है और फिर किलोमीटर है। तो इस सीक्वेंस में आपका जो मीटर स्केल है वो होता है, यानी मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। तो ये आपका क्या है, सीक्वेंस। तो ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, यानी सबसे छोटी जो इसमें यूनिट है वो आपकी मिलीमीटर है और सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे आपकी किलोमीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो आपके पास लेंथ की अलग अलग मैग्नीट्यूड दिए हैं, यानी लंबाई के जो आपको अलग अलग मैग्नीट्यूड दिए हैं, इनको आपको अरेंज करें। तो अगर हम इसे देखें, यहाँ पे देखें तो आपके पास एक मीटर है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर आपको दिया। इनमें से सबसे छोटी जो आपकी यूनिट है वो आपकी मिलीमीटर है। कौन सी है, आपकी मिलीमीटर है। जैसे कि मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया तो इसमें सबसे छोटी यूनिट आपकी मिलीमीटर है। इसी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे छोटी यूनिट आपकी मिलीमीटर है, यानी पहले आप सबसे पहले इसे लिखेंगे मिलीमीटर, देन आप यहाँ देख सकते हैं कि मिलीमीटर से बड़ा आपका सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर है, यानी सेकंड जो आएगा आपका 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास अब 2 जो है यूनिट्स बची, एक है आपकी 1 मीटर और एक है 1 किलोमीटर, यानी 1 मीटर और 1 किलोमीटर। तो हम ये देख सकते हैं कि जो आपकी मीटर है, जो मीटर यूनिट है वो छोटी है आपकी किलोमीटर से। किससे छोटी है, किलोमीटर से छोटी है आपकी मीटर। तो यानी कि जो आपका थर्ड नंबर है वो आपका 1 मीटर का आएगा, यानी 1 मीटर आएगा। और अब आपके पास जो लास्ट बचा है वो आपका 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर है। तो यानी लास्ट में जो आप जिस यूनिट को आप लिखेंगे वो आपकी कौन सी है, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट करें, यानी जो ये आपका क्वेश्चन है इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो आप इस तरीके से लिखेंगे, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, यानी एक पर्सन है, एक इंसान है, उसकी हाइट 1.65 1.65 मीटर है, यानी उसकी ऊंचाई 1.65 मीटर है। एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी आपको इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बदलना है।
आपको एक जो इंसान है उसकी हाइट दी गई है, कि उसकी जो ऊंचाई है वो आपको दी गई है, उसे आपको सेंटी और मिलीमीटर में बदलना। अब हम पहले ये समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। तो आपके पास दिया गया है 1.65 मीटर, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जो आपका 1 मीटर होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर आपके 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हम 1.65 मीटर की बात करें, यानी 1.65 मीटर की बात करें, तो ये आपका बराबर होगा 100 इंटू 1.65, यानी 1.65 इसके। तो 1.65 है, इसको आप 100 से, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 165 सेंटीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर आपके पास आ जाए। यानी जो आपका 1.65 मीटर है, 1.65 मीटर है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 165 सेंटीमीटर आ जाए। अब हम इस जो आपके पास ये नंबर है 1.65 मीटर, इसको हम अब मिलीमीटर में बदलेंगे। किससे बदलेंगे? मिलीमीटर में बदलेंगे। हम ये जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है। अब आप क्या करेंगे, 1.65 को दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई आप कर देंगे। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका इस तरीके से आएगा, यानी 1650, यानी 1650 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप 1.65 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यानी जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 1.65 इक्वल्स टू 165 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1650 मिलीमीटर, यानी 1.65 मीटर बराबर 165 सेंटीमीटर और 1650 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 meters. Express this distance in kilometer. यानी आपको ये कहा गया है कि जो राधा है, राधा के घर से स्कूल तक की दूरी 3250 मीटर है। आपको इसको, यानी इस डिस्टेंस को, इस दूरी को किलोमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। तो आपके पास ये दिया गया है कि राधा के घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है, 3250, यानी 3250 किलोमीटर। अब हम ये जानते हैं कि आपका जो 1 किलोमीटर होता है 3000 मिनट। ये दिया गया है कि 3250 मीटर जो है वो राधा के घर से स्कूल तक की क्या है, दूरी है। और इसको आपको किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। आपको मीटर में दिया गया है, आपको किलोमीटर में बदलना। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका 1 किलोमीटर होता है वो बराबर होता है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। अगर हम मीटर की बात करें, अगर हम 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर की बात करें, तो आपका 1 मीटर बराबर हो जाएगा
1/1000 किलोमीटर के। ठीक है, आपका 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के बराबर हो जाए। अब हम निकालना चाहते हैं 3250 मीटर की वैल्यू, तो हम इसे क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, यानी जो आपके पास ये वैल्यू आई है, हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3250 यानी 3250 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जो आपके पास वैल्यू आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी, वो आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। आपके पास ये आएगा कि 3250 मीटर बराबर आपका आ जाएगा 3.25 किलोमीटर। क्योंकि आपने इसे यहाँ पे डिवाइड किया है 1000 से, तो जितने आपके नीचे डिनोमिनेटर में 0 होते हैं, उतने ही आप ऊपर की वैल्यू के पीछे से पॉइंट, वो नंबर गिनते हैं, पॉइंट्स लगा देते हैं। यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो आपको ऊपर पीछे से यूनिट डिजिट से गिनना है 1 2 3 और फिर यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 3.25 किलोमीटर, यानी जो आपका 3250 मीटर है वो आपका बराबर होता है 3.25 किलोमीटर की। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.25 किलोमीटर। तो इसको आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी जो आपका इसमें आंसर आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 3250 मीटर जो है वो बराबर आया 3.25 किलोमीटर के, यानी 3.25 किलोमीटर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeters and other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? यानी आपसे ये कहा गया है कि जो आपकी knitting needle होती है, यानी वो सुई जिससे आप बुनाई करते हैं, उसकी लंबाई को मापते हुए, मेजर करते हुए, जो आपका स्केल था, एक ऐसे स्केल से मेजर किया गया जिसका एक एंड 3 सेंटीमीटर, यानी वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, वो 0 सेंटीमीटर से, या जो आपका 0 सेंटीमीटर होता है इससे शुरू नहीं हो रहा है, वो आपका किससे शुरू हो रहा है, 3 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है। ऐसे स्केल से जो आपकी निटिंग नीडल है, बुनाई करने की जो सुई है, उसको नापा गया और ये देखा गया कि जो आपकी निटिंग नीडल है उसकी जो लंबाई आई वो कितनी आई इस स्केल में, 33.1 सेंटीमीटर, यानी 33.1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आई उस स्केल में जो कि 3 सेंटीमीटर से शुरू था। यानी 0 उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, उसका जो शुरुआत का जो पॉइंट था वो आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द निडल, यानी आपको ये बताना है कि जो आपकी निडल है, जो आपकी सुई है, उसकी लेंथ कितनी होगी, आपकी जो बुनाई करने की सुई है उसकी जो है लेंथ यानी लंबाई कितनी है। तो जब हम मेजरिंग के बारे में पढ़ रहे थे, मापन के बारे में समझ रहे थे, हमने ये देखा था कि हमें किस तरीके से मापन करना चाहिए स्केल के माध्यम से। तो हमने ये देखा था कि हमें हमेशा जो आपका स्केल होता है उसको, जो जिस भी चीज को आप नाप रहे हो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 पे ही रखना चाहिए। ठीक,
ठीक है, 0 से ही हमेशा नापना चाहिए और बिल्कुल आपको स्केल सीधा रखना चाहिए। फिर हमने ये देखा था कि अगर कोई स्केल ऐसा है जिसका जो है 0 पॉइंट टूट रखा है, तो आप किसी भी नंबर को जो स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है उससे आप स्केल को रख सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा था कि आप इस केस में किस तरीके से करेक्ट मेजरमेंट निकाल सकते। तो उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि जो आपका स्केल है उसका 0 सेंटीमीटर नहीं है, वो 3 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है और वो आपको निटिंग नीडल यानी जो आपकी बुनाई की सुई होती है उसकी लंबाई 33.1 यानी 33.1 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि जो ये लंबाई है ये 3 सेंटीमीटर से ली गई। और हम जब पढ़ रहे थे हमने क्या देखा था कि हमारी जो स्केल है जिस से हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है उस नंबर को जो हमारी रीडिंग आई है उससे माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी या करेक्ट मेजरमेंट या करेक्ट रीडिंग आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपके पास है 33.1 सेंटीमीटर आपका क्या है, निडल की लंबाई है, सुई की लंबाई। इससे आप 3 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, 3.0 ये हो गया आपका। इस तरीके से आप माइनस कर देंगे यानी 33.1 सेंटीमीटर को आपने 3 सेंटीमीटर से माइनस कर दिया। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30.1 सेंटीमीटर यानी 30.1 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 33.1 को 3 से माइनस किया है और हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आपका 30.1 सेंटीमीटर यानी 30.1 सेंटीमीटर आपका रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। यानी आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जो आपकी बाइसिकल होती है, क्या होती है, आपकी साइकिल होती है और जो आपका सीलिंग फैन होता है यानी जो आपका पंखा होता है, जो आपका छत पे लगा हुआ पंखा जो होता है सीलिंग फैन होता है, जब आप इन दोनों को स्विच ऑन करते हो तो इन दोनों की जो गति होती है, मोशन जो होता है, उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस कैसे होते हैं यानी दोनों में समानताएं और जो उनके बीच में भिन्नता है वो आपको बता। तो अगर हम बाइसिकल की बात करें, ठीक है, अगर हम बाइसिकल की बात करें तो जो आपकी बाइसिकल होती है वो आपका एक रेक्टिलिनियर मोशन भी दिखाती है। और अगर हम उस पहिए की बात करें तो वो अपने जो जहां पे वो रिम में लगा है वहां पे वो एक सर्कुलर मोशन आपको दिखा। वहीं अगर हम सीलिंग फैन की बात करें तो जो आपकी सीलिंग फैन होती है, सीलिंग फैन के जो आपके ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ब्लेड्स होते हैं वो आपको सर्कुलर मोशन दिखाते हैं। लेकिन अगर हम पंखे की बात करें तो पंखा आपका एक रोटेशनल मोशन में घूमता है, वो रेक्टिलिनियर मोशन में नहीं घूमता। तो यानी कि जो इसकी जो सिमिलैरिटीज होंगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होंगी। द ब्लेड्स ऑफ अ फैन एंड द व्हील ऑफ अ बाइसिकल शो सर्कुलर मोशन, यानी जो पंखे के ब्लेड हैं और जो आपकी बाइसिकल है, साइकिल है, उसकी जो पहिए हैं वो सर्कुलर मोशन दिखाता है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें यानी भिन्नताओं की बात करें तो जो आपकी बाइसिकल होती है, बाइसिकल मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन बट द फैन डज नॉट मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जो आपकी साइकिल होती है वो एक सीधे पथ पे, सरल पथ पे चलती है यानी रेक्टिलिनियर मोशन शो करती है। वहीं अगर हम पंखे की बात करें तो वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं शो करती, वो आपने देखा होगा कि वो अपने एक्सिस में घूमती है यानी रोटेशनल मोशन आपको शो करती है। यानी जो पंखे के ब्लेड है वो तो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं अगर हम उनकी बात करें, अगर हम पंखे की बात करें तो वो आपका रोटेशनल मोशन में घूमते हैं।
तो बच्चों आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। जितने हमने जो आपके मेजरमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप लर्न करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।